हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यू सीरीज़ के पहले 6 चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा। और बहुत सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियोज़ भी अवेलेबल है जो आपको इस साल की बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़। Question number 1. For an AC given by I is equal to 100 cos 200t plus 45 degrees ampere, what is the value of RMS? अभी जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में हमें दिया है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं I is equal to IM cos ओमेगा टी प्लस 5। ये कंपैरिजन से हमें ये वैल्यू मिलती है कि जो 100 है वो आपका IM के बराबर। अभी आप इसको एक्चुअल में इस तरीके से लिखते हो IM और इसको लिखते हो I, यानी आपका जो IM है वो आपका किसके बराबर है, 100 के बराबर। अभी आपको पूछा है IRMS निकालो, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन रूट 2। अभी कंपैरिजन से IM क्या मिला, 100 अपॉन रूट 2। अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट 2, और ये 2 बाई रूट 2 क्या होगा, रूट 2। तो फाइनल आंसर आएगा 50 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स यूज्ड इन एलसीआर सर्किट इज इंक्रीज्ड, आपको क्या करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा को आपको इंक्रीज करना है। तो आपको ये बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस डैश एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस डैश। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो आप सिंपल देख सकते हो कि अगर मैं ओमेगा इंक्रीज करूंगा तो एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और ओमेगा इंक्रीज होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। तो सिंपल इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका। चलिए थर्ड। इन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सबको पता है, सीधा आंसर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। चलिए नंबर 4। व्हेन 10 एम्पियर करंट पासिस थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट, मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जब शायद आप ये चैप्टर का वन शॉट चेकआउट कीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी करंट या वोल्टेज की वैल्यू गिवन होती है तो वो होती है आरएमएस, यानी ये आईआरएमएस है आपका। क्या है, आईआरएमएस। आपको गिवन है आईआरएमएस इज इक्वल टू 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 ओम। तो आपको बताना है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी आपको वीएम बताना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर वाला जो फॉर्मूला होता है उसी तरीके से वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस है 10, आर है 12, तो वी आर एम एस का आंसर आएगा 120। अभी मैक्सिमम यानी आपको वी एम निकालना है, तो वी आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वी एम अपॉन रूट 2। अच्छा, इज इक्वल टू क्या, 120, रूट 2 को इधर लाओ, Vm इज इक्वल टू 120 और रूट 2 क्या होता है 1.41। तो इसका आंसर आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी 169.68। फाइनल आंसर आएगा 169। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी करंट या वोल्टेज दिया हो, कुछ भी बताया नहीं हो, तो आपको समझना है वो कौन सा है, आरएमएस है। ठीक है, तो ये चैप्टर का वन शॉट चेकआउट कीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5, यूनिट ऑफ सी ओमेगा। अच्छा, अभी आपको बताए कि एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/c ओमेगा। ठीक है, अच्छा अभी एक्स सी एक तरीके से क्या है, रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और हर एक तरीके के रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, यानी एक्स सी का यूनिट होगा ओम, यानी 1/c ओमेगा का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। पर आपको तो किसका बताना है, ओमेगा सी का बताना है, सी ओमेगा का नहीं बताना, ओमेगा सी का बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/ओम, यानी ओम इनवर्स, या फिर ऐसे मो करके अभी आप इसको लिख सकते हो। पर यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो शायद ये ऑप्शन इसका होना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, मो या फिर
ओम इनवर्स, या फिर आप इसको साइमन भी लिख सकते हो, शायद आपको पता हो। ठीक है, तो सी ओमेगा पूछा है, ध्यान रखना। हाँ, 1/c ओमेगा का पूछा हो तो ओम आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 6। इन एन LCR सर्किट R इज इक्वल टू √7, XL इज इक्वल टू 11, XC इज इक्वल टू 8, इम्पिडेंस की वैल्यू यानी Z बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC, या फिर XC माइनस XL, जो भी करो, स्क्वायर करना है तो लास्ट में वो प्लस ही हो जाएगा। R² यानी √7 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यानी 11 माइनस 8 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर होगा 7, 11 माइनस 8 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी ये हो जाएगा रूट में 16, आंसर आएगा 4। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, IRMS इज इक्वल टू डैश ऑफ IM। देखो IRMS का फॉर्मूला होता है IM अपॉन √2। अभी 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1.41, ऊपर IM है तो ये हो जाएगा 0.70 IM, यानी आपका जो IRMS है वो 0.70 ऑफ IM है, यानी उसकी कितने परसेंट है, 70% है। कितने परसेंट है, 70%। जैसे अगर मान लो ऐसे आया होता IRMS इज इक्वल टू 0.5 IM, यानी उसका आधा है, यानी कितना परसेंट है, 50%। तो उस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना, 0.7 IM, तो वो कितने परसेंट है, 70%। ये 50% वाला जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 माइक्रो यानी 10⁻⁶ फैरेड, फिर 220 वोल्ट। देखो मैंने आपको बोला कुछ भी नहीं दिया तो इसको समझना है VRMS कितना, 220 वोल्ट। अच्छा, 50 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकंड। आपको बताना है RMS करंट, IRMS। तो सिंपल है, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन, यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहाँ पे आएगा XC। अच्छा, VRMS को अभी मैं रहने देता हूँ VRMS, क्योंकि XC की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/c ओमेगा। अच्छा, 1/c ओमेगा को ऊपर ले आओ तो बनेगा IRMS इज इक्वल टू VRMS इंटू C ओमेगा। तो देखो अभी वैल्यूज लगाते हैं, VRMS कितना है 220, C कितना है 50 माइक्रो, और ओमेगा था 50, तो हो जाएगा 50 इंटू 50 2500, 2500 इंटू 220। देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको अलाउड है तो आप भी कर सकते हो। 2500 इंटू 220 इज इक्वल टू आ रहा है 55 इंटू 10⁻⁴, और पीछे है 10⁻⁻⁶, तो आंसर आ जाएगा 55 10⁻⁻2 यानी 0.55 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 9। फेजर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सर्किट। फॉलोइंग सर्किट जो गिवन है उसका फेजर डायग्राम, अभी उसमें क्या क्या है, तो सी है और आर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ऐसे फेजर ड्रॉ करना है। चलो, सबसे पहले सीरीज है तो दोनों का करंट एक जगह, अभी देखो चारों में करंट जो है ना आपको ये ही साइड, एक ही साइड पे दिया है, तो ये मेरा हो गया करंट। अभी आपको पता है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो रेजिस्टेंस इधर आएगा, पर कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है, यानी उसका वोल्टेज पीछे होगा। करंट आगे होता है तो वोल्टेज पीछे होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। करंट आगे होता है फेज में, π/2 से आगे होता है, लीड करता है कैपेसिटर में, तो इसका मतलब वोल्टेज को मुझे पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 10। अ प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 100 वोल्ट AC लाइन। A voltmeter gives same reading whether connected across resistance or inductance. It does read dash। देखो, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, मैंने यहाँ पे एक AC सोर्स लगा दिया जो है आपका 100 वोल्ट का। अभी आपको ये बोला है कि अब अभी आप क्या करो कि एक वोल्ट मीटर को R के अक्रॉस कनेक्ट करो या L के अक्रॉस कनेक्ट करो, वो सेम रीडिंग दे रहा है। देखो अभी यहाँ पे DC नहीं है, यहाँ पे AC सोर्स लगा है, तो यहाँ पे VRMS निकालना पड़ेगा। देखो सीरीज में क्या होगा कि दोनों के अंदर जो करंट है वो आपका सेम होगा। अभी इंडक्टर के रेजिस्टर के अंदर VR करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, पर इंडक्टर में करंट पीछे रह जाता है, यानी आपका वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर में
और करंट लैग करेगा। दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है आपका VRMS के बराबर। ये क्या होता है? VRMS। तो VRMS कैसे निकाले? तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अच्छा, VRMS आपका कितना है? तो जो कनेक्टेड है वो टोटल VRMS कितना है? 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा VL और VR आपको बोला है कि इट गिव्स सेम रीडिंग वेदर कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, यानी VL इज इक्वल टू VR है, दोनों सेम है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी VL स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी VL स्क्वायर कर देता हूँ। 100 का स्क्वायर क्या होगा? तो मैं इसको 100 का स्क्वायर ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 2VL स्क्वायर। अच्छा, दोनों साइड रूट करो तो 100 का स्क्वायर बनेगा इधर 100, 2VL स्क्वायर का बनेगा √2 इंटू VL। √2 को नीचे लाओ, 100 अपॉन √2 इज इक्वल टू VL। तो VL क्या होगा? 100 अपॉन 1.41। तो आंसर लेके आता है 100 डिवाइड बाय √2, तो आंसर आ रहा है 70.7, यानी ये VL आया और यही आपका VR होगा क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों में 50-50 होगा, ये वाला नहीं होगा, ये AC है। DC होता तो सीधा डिवाइड हो जाता 50 + 50। AC में जो होता है वो फेज देखना होता है कि करंट रेजिस्टेंस में सेम फेज में है वोल्टेज के साथ, इंडक्टर में ऐसा नहीं है। तो ये आंसर आएगा 70.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फेजर शोन इन फिगर फॉर इज फॉर AC सर्किट कंटेनिंग ओनली, किसके अंदर करंट पीछे और वोल्टेज आगे, किसमें वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा? तो आंसर आएगा इंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12। एट विच एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स करंट इन LCR AC सर्किट वुड बी मैक्सिमम? देखो, करंट मैक्सिमम बनता है वो आपका केस होता है Z आपका मिनिमम होगा, तभी आपका करंट क्या बनेगा? मैक्सिमम। और Z मिनिमम होने के लिए XC इज इक्वल टू XL, 1/C ओमेगा इज इक्वल टू L ओमेगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ L को नीचे लाऊं, LC, और एक ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√LC। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1/√LC, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 13। इन LCR सर्किट बाय चेंजिंग डैश रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट चेंजेस। कौन सी वैल्यू चेंज करेंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/√LC। तो दोनों में से कोई भी चेंज करो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। चलिए 14। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 400 sin 500 ओमेगा t वोल्ट इज कनेक्टेड टू 0.2 किलो ओम रेजिस्टर, व्हाट विल बी दी RMS वैल्यू ऑफ करंट? सबसे पहले जो गिवन फॉर्मूला है उसको मैं कंपेयर करता हूँ, Vm sin ओमेगा t। अच्छा, यहाँ पे मुझे Vm दिख रहा है, Vm कितना दिख रहा है? 400। Vm कितना दिख रहा है? 400 वोल्ट। अच्छा, इस पे से मैं VRMS निकाल लेता हूँ। VRMS क्या होगा? Vm अपॉन √2, 400 अपॉन √2। तो कितना आंसर आ रहा है? वैल्यू निकाल लेते हैं, 400 डिवाइड बाय √2। तो ये आंसर आ रहा है 282.8 वोल्ट। अच्छा, अभी क्या करना है? तो कैपेसिटर रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया है, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय R। 282.8 और ये है 0.2 किलो, यानी 10⁻³ चलो फाइनल आंसर लाते हैं, डिवाइड बाय 0.2, 10⁻³ है तो डिवाइड बाय 1000 और कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाता है 1.414 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल है, आप कंपैरिजन से Vm निकालो, उस पे से VRMS निकालो और उस पे से IRMS निकालो। ठीक है, चलिए 15। फॉर एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और एक वर्ड यूज किया है आइडियल, करंट इन प्राइमरी इज IP, सेकेंडरी IS, रिस्पेक्टिव वोल्टेज VP VS। तो आपको आइडियल केस में बताना, देखो आइडियल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। आइडियल का मतलब होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अभी आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल अभी जैसे, और आज सॉरी आइडियल नहीं, रियल का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आउटपुट पावर ऑलवेज कम होगा, कुछ ना कुछ पावर लॉस हो जाएगा, पर आइडियल वर्ड यूज़ किया है तो ध्यान रखना है यहाँ पे IV इज इक्वल टू IV, यानी प्राइमरी का IPVP इज इक्वल टू सेकेंडरी का ISVS। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलो 16, if NP and NS are respectively number of turns in primary and secondary then step up transformer। देखो step up का मतलब क्या होता है, step up का मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज इज मोर, तो उसके लिए क्या करना होता है, सेकेंडरी इज मोर, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सिंपल, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए 17, इन अ सीरीज LCR सर्किट XL इज इक्वल टू 10, XC इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 6, देन फाइंड पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई, और cos फाई आपका होता है R अपॉन Z। तो बस सिंपल आपको Z निकालना पड़ेगा। सबसे पहले Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL करो, या फिर XL माइनस XC, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, XC माइनस XL करो या XL माइनस XC, C माइनस L करोगे तो 4 माइनस 10 माइनस 6 का करो कि प्लस 6 का करो, ये 36 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ रहा है, अंडर रूट 72। अच्छा, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आर की वैल्यू क्या है 6 अपॉन रूट 72। अच्छा, मैं रूट 70 को ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू, नहीं रूट 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 नहीं लिखेंगे, 36 इंटू 2 ही लिख दो ना, तो 36 रूट से बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, अंदर में बचेगा 2, ये 6 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर बचेगा 1 अपॉन रूट 2। तो cos फाई का r अपॉन z का फॉर्मूला था, उसमें बस z निकाल के लिखना था, ठीक है। चलिए 18, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी सिंपल आंसर है। देखो बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर आप टफ ही करते जाओ, इजी भी करने पड़ेंगे। A pure capacitor of capacitive reactance is 10 ohm of 10 ohm is connected to AC source। क्या है कैपेसिटर, if the frequency of the source is doubled, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। अभी कोई भी फ्रीक्वेंसी लीनियर या एंगुलर को डबल करो, मान लो कि मैं ओमेगा को डबल कर देता हूँ, तो XC डैश क्या होगा 1/c इंटू 2 ओमेगा, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू सी ओमेगा, तो ये हो जाएगा XC/2, और XC की वैल्यू क्या गिवन है आपको 10/2, तो क्या आंसर आएगा 5 ओम। चलिए नेक्स्ट 20, फेजर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सर्किट। क्या क्या है, तो L है और C है। तो सिंपल, करंट आपको एक एक्सिस पे चूज करके दे दिया है, तो आप करंट को यहाँ पे ड्रॉ करो I। अभी बताए कैपेसिटर में करंट आगे तो वोल्टेज पीछे, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे यानी करंट पीछे, तो VL ऊपर आएगा, VC नीचे आएगा, और करंट साइडवेज होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21, इन अ सर्किट V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, VL इज इक्वल टू 3, देन VR। देखो इसका आपको फेजर डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पता है करंट सेम फेज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज सेम, यानी VR इधर होगा, पर VL आपका कहाँ पे होगा, इधर होगा। तो जो आपको वैल्यू गिवन है V की वो VRMS है, यानी ये जो है आपका VRMS है, यानी आपका जो रिजल्टेंट है वो 5 है, VRMS आपको गिवन है 5। तो यहाँ VRMS क्या होगा, तो पाइथागोरस VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VRMS आपको गिवन है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू VL 3 का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो होगा 25, ये होगा 9 प्लस VR स्क्वायर। VR स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 9 करोगे इधर 16, VR क्या हो जाएगा 4, क्या आंसर होगा 4। तो देखो DC में जो होता है ना, DC में जब 5 लगाया है तो दोनों का मिलके 5 होगा, पर यहाँ पे इसका 3 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, तो ये 7, मतलब ये टोटल 7 नहीं लगाया, ये दोनों का फेज अलग अलग है, 3 और 4 का रिजल्टेंट मिलके 5 होगा, ठीक है, तो याद रखना DC AC के अंदर। चले 22, इफ एन AC LC सर्किट सीरीज सर्किट XL ग्रेटर देन XC, सीरीज के अंदर क्या है, XL ग्रेटर देन XC है। देखो LC सर्किट के अंदर सबसे पहले मैं फेजर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये I है, ये आपका क्या है, वोल्टेज आगे होता है, और यहाँ पे करंट, सॉरी कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे होता है। अच्छा, यही ग्राफ मैं XC और उसके लिए भी कर सकता हूँ, I VL, XL की जगह मैं लिख देता हूँ VL, सॉरी VL की जगह लिख देता हूँ XL, और VC की जगह क्या लिख देता हूँ XC। अभी कौन सा बड़ा है, तो आपको बोला XL बड़ा है, यानी दो वेक्टर है आपके पास XL और XC,
ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, ऊपर वाली साइड निकलेगा। x रिजल्टेंट जिसको हम लोग z बोलते हैं ना, रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, ऊपर निकलेगा। तो अभी भी वो क्या है, π/2 जितना आगे है। अभी आपको बोला है करंट, यानी z आगे है, करंट अभी कितना पीछे है, π/2। करंट लैग्स दी वोल्टेज बाय π/2, क्या आएगा, लैग्स दी वोल्टेज बाय π/2 इन फेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे, लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज, लैग्स दी वोल्टेज। अब एक तरीके से मतलब सेम ही होता है, पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर चूज़ करने जाए तो ऑप्शन ए आना चाहिए। लैग्स दी वोल्टेज एक ही होता है, बिहाइंड लिखो, पर एक्चुअल में पहला आंसर से ये दो लिखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट 23। व्हेन करंट आई पासिस थ्रू एन इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 हेनरी। इफ द करंट इज मेड डबल्ड, करंट पहले आई इज इक्वल टू आई है और आई2 को क्या कर दो, 2i कर दो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। देखो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो करंट पे डिपेंड नहीं करती। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, μ0 n² AL। अच्छा, n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल n² अपॉन l² इंटू AL, LL कैंसल, μ0 n² A अपॉन L, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। आप करंट को भले ही डबल कर दो, सेल्फ इंडक्टेंस 4 का 4 ही रहेगा जो पहले था, तो याद रखना इसको। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको पूछा होता इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होता, तो फिर वो चीज़ कहानी बदल जाती क्या है, पर अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, करंट से एल का कोई भी मतलब नहीं है। चले 24। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25.48 मिली हेनरी एंड प्योर रेजिस्टर ऑफ 8 ओम। इंडक्टर कितना है, 25.48 मिली हेनरी, फिर रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, connected in series to AC source of frequency given है f 50 हर्ट्ज। the phase difference between current and voltage in a circuit, यानी ये दोनों चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको बताना है फेज डिफरेंस क्या होगा। फेज डिफरेंस यानी आपको फाई बताना है, फेज डिफरेंस यानी आपको क्या बताना है, फाई बताना है। तो सिंपल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल है एक्सी और एक्सएल वाला, चलो यहाँ पे क्या क्या है, एल है और आर है। देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, हमारे पास एक होता है ऐसे करंट, फिर यहाँ पे होता है आर, और फिर यहाँ पे होता है मेरे पास क्या, अगर मैं इसको वी आर लेता हूँ तो वी आर लूँगा, अगर मैं इधर वी एल लेता हूँ तो वी एल लूँगा। यहाँ पे अगर मैंने आर लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एक्सएल। ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जेड। यही चीज़ हम लोग वोल्टेज को लेके भी करते हैं, यही चीज़ वोल्टेज में क्या करते हैं, आई, आर की जगह लिखते हैं वी आर, एल की जगह लिखते हैं वी एल, और जेड की जगह क्या लिखते हैं, वी आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट के बीच का और करंट के बीच का, ये अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल है फाई, फाई के सामने वाली वैल्यू ये क्या है, एक्सएल। अच्छा, नीचे वाली साइड क्या है आपकी, आर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका क्या है, जेड। इसको थीटा लिखो या फाई लिखो, चलो मैंने गलती से थीटा लिख दिया, चलो मैं इसको फाई कर देता हूँ। ठीक है, मुझे निकालना है फाई कितना है, तो मेरे पास आर है और एल है, तो मुझे करना पड़ेगा 10 फाई। 10 फाई इज इक्वल टू अपोजिट एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यूज है आर और एल की। एक्सएल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल ओमेगा अपॉन आर, क्या लिख सकते हैं, एल ओमेगा अपॉन आर। अच्छा, एल कितना है, एल है 25.48 मिली यानी 10⁻⁻3। ओमेगा कितना है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा की जगह मैं कर सकता हूँ 2πf, 2 × 3.14, और एफ की वैल्यू है 50, और आर कितना गिवन है, आर गिवन है 8। अच्छा, इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 25.48 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 डिवाइड बाई 8, तो 10 फाई का आंसर आता है 1000 इंटू 10⁻³ यानी अप्रॉक्सीमेटली 1, तो फाई का आंसर आएगा 45 डिग्रीज। 10 की कौन सी वैल्यू 1 है, 45 डिग्रीज। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझना है। सिंपल, जो वी एल वी सी और जेड वाला ग्राफ होता है, वी आर एम एस वाला ग्राफ होता है, वही ग्राफ बनेगा इधर आर, जेड और एक्सएल को लेके, तो यही ट्राइंगल आपका इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ अगर आप लोग वोल्टेज के लिए करो तो एक्सएल की जगह आप लिख सकते हो वी एल, आर की जगह लिखते हो वी आर, और जेड की जगह लिखते हो वी आर एम एस। ठीक है, और अगर तीनों चीज़ें कनेक्टेड हो तो यहाँ आप यहाँ पे लिखते हो एक्सी माइनस एक्सएल, तो आपको पता होना चाहिए। चलो 25।
द आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। आउटपुट यानी सेकेंडरी कितना है 24 वोल्ट। अच्छा उसके बाद व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट लाइट बल्ब, पावर कितना है 12 वोट। द पीक वोल्टेज आई मैक्सिमम कितना होगा वो आपको बताना है। तो सिंपल है, P इज इक्वल टू आई वी। आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि पावर का जो भी फॉर्मूला है उसमें जो I है वो RMS है और V भी क्या है RMS है। पावर 12, IRMS कितना, तो वो निकालते इधर से, और जो वोल्टेज दिया है 24 वो कितना, वो आपका VRMS है 24, तो 24 इधर जाएगा। IRMS इज इक्वल टू 12/24 यानी कितना 0.5। पावर का जो भी फॉर्मूला उसमें RMS और VRMS और IRMS होता है। मैक्सिमम बताना है तो IRMS इज इक्वल टू IM/√2। तो IM क्या होता है IRMS इंटू √2, 0.5 इंटू √2 कितना होगा 0.70 या फिर 71, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26। इफ द RMS करंट इन अ 50 हर्ट सर्किट इज 5 एम्पियर, वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज डैश। वापस से क्वेश्चन समझते हैं। इफ द RMS करंट इन 50 हर्ट्ज AC सर्किट, 50 हर्ट्ज यानी आपको पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, इज 5 एम्पियर, IRMS कितना है 5 एम्पियर। अच्छा उसके बाद बोला है करंट, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड, T इज इक्वल टू 1/300 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0, यानी एक बार उसकी वैल्यू 0 हो जाए उसके 1/300 सेकंड के बाद उसकी करंट की वैल्यू क्या होगी वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। AC करंट का फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अच्छा I कितना होगा कोई भी टाइम के लिए वो निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। IM कितना, तो मुझे IM नहीं पता, मेरे पास एक फॉर्मूला है IRMS इज इक्वल टू IM/√2। तो IM क्या होगा IRMS√2, मैं इधर लिख देता हूँ IRMS√2। चलिए साइन, ओमेगा नहीं है तो मैं ओमेगा की जगह लिख देता हूँ 2πf, और टाइम कितना है 1/300। चलिए IRMS कितना 5 इंटू √2 साइन 2 पाई, अच्छा मैं पाई को रहने देता हूँ कहीं से कुछ कैंसिल होगा। F की वैल्यू कितनी है 50 और ये पीछे क्या है 1/300। ठीक है सिंपल। अच्छा 5 इंटू √2 साइन, अच्छा 50 को इधर से कैंसिल करो तो 6 और इसको 2 से कैंसिल करो तो 3, यानी साइन π/3, साइन π/3 यानी साइन 60, साइन 60 क्या होता है 5 इंटू √2 और ये √3/2। तो क्या आंसर आएगा आपका 5 √3 तो रहेगा और √2/2 हो जाएगा √2। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है ये 5 √3 और डिवाइड बाय √2। तो सिंपल है, किसी भी टाइम पे करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें जो भी टाइम है उसको यहाँ पे रखना है। ओमेगा नहीं दिया था तो 2πf और IM यानी IRMS इंटू √2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको IRMS की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, चलिए 27। फॉर अ कैपेसिटर एट अ हायर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा 1/C। अभी आप 2πf लिखो ना लिखो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंगुलर लिखो या ये लिखो, फ्रीक्वेंसी हायर है तो ये वैल्यू क्या होगी लोअर होगी। XC के अंदर वो F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है 28। इन LCR सर्किट रेजोनेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय L एंड C टू करंट इज कॉल्ड, जो रेजिस्टेंस होता है L और C की वजह से, एक को बोलते हैं XL एक को बोलते हैं CL, दोनों का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होगा रिएक्टेंस होगा। चलिए 29। RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज, RMS का मतलब क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, मीन का मतलब होता है एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज और स्क्वायर ऑफ AC वोल्टेज ओवर वन पीरियोडिक टाइम। RMS वैल्यू का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 30। इन एन AC सर्किट फ्रीक्वेंसी 400/π, फ्रीक्वेंसी है 400/π हर्ट्ज। आपको बोला है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस है C माइक्रो, रिएक्टेंस है आपका 25 ओम, रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25, आपको बताना है C कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, तो C होगा 1/XC इंटू ओमेगा। XC की वैल्यू गिवन है 25 और ओमेगा होता है 2
पाई और एफ की जगह 400 अपॉन पाई। चलिए पाई पाई कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 1/25 इंटू 2 इंटू 400। तो ये आंसर होगा 25 इंटू 400 और ये 0 यानी 2 इंटू 1000 यानी 1/2000। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 1/2000, नहीं 2000 नहीं होगा, 20,000 होगा, 20,000 क्योंकि 100 और 0, हाँ 20,000। तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 10⁻⁻⁴ या फिर 50 इंटू 10⁻⁻�6। अभी आपको बोला है कैपेसिटेंस है C माइक्रोफेरेड, हमारा आंसर आ रहा है 50 इंटू 10⁻⁻�6। तो ये C की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 50 के बराबर। क्या आंसर आ गया? 50 माइक्रोफेरेड। तो आई होप कि आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए हैं। इसके पहले वाले सारे चैप्टर के भी एमसीक्यूज आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।